नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो सबसे पहले खबरों को आइए खबरदार के लेंस से हम देखते हैं। क्या कश्मीर में ड्रोन्स के रूप में पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमले का नया हथियार मिल गया है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिवार की देर रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 6 मिनट में 2 धमाके हुए और अब तक की जांच में यही इशारा मिलता है कि देश के किसी सैन्य अड्डे पर यह पहला ड्रोन अटैक था, जिसके बाद कई सवाल उठते हैं, जैसे कि धमाके वाले ड्रोन्स का रिमोट कंट्रोल कहां था? ये ड्रोन अटैक की साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? आज हम आपको जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 छोटे धमाकों से पैदा हुए बड़े सवालों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे लद्दाख, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। उन्होंने अपने इस 2 दिन के दौरे के दौरान पहले दिन लेह में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और चीन को एक बार फिर से भारत का कड़ा संदेश दिया है, जिस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट देशभक्ति के रंग और भारत माता की जय के नारों से सजी हुई है। खबरदार में आज हम महाराष्ट्र में वसूली रैकेट की जांच का अपडेट भी आपको देंगे, जिसके मास्टरमाइंड के तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की पूछताछ से बचने की कोशिश करते देशमुख के खिलाफ ईडी की जांच अब उनके गिरबां तक पहुंच चुकी है। लेकिन खबरदार में आज सबसे पहले हम 6 मिनट में आपको उन 2 धमाकों का विश्लेषण करके दिखाएंगे जिनकी तीव्रता अवश्य कम थी, लेकिन उनसे बड़े खतरे की घंटी बज गई है। कल रात करीब 1 बजे के आसपास जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाकों की आवाज ने हड़कंप मचा दिया। सुबह देश की नींद इन धमाकों की खबर के साथ खुली। पता चला कि दोनों धमाके कम तीव्रता वाले थे, लेकिन ये धमाके कैसे हुए, इसका पता लगाने के लिए देश भर की सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और अब तक की जांच पड़ताल में यही पता चला है और यही अंदेशा जताया जा रहा है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके ड्रोन अटैक थे, जिसकी जांच अब एनआईए आतंकवादी हमला मानकर कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला किसी बड़ी आतंकवादी साजिश का रिहर्सल है? स्टेशन के अंदर जो है एक जोरदार धमाका हुआ है और उसके बाद अब यहाँ पर जो है सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी है जांच के लिए, चाहे फॉरेंसिक की टीम हो, चाहे वो पुलिस की टीम हो, सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का टेक्निकल एरिया। रात 1:37 पर एक बिल्डिंग की छत पर धमाका होता है। ठीक 6 मिनट बाद 1:42 पर परिसर में दूसरा धमाका होता है। धमाकों की तीव्रता भले कम थी, लेकिन इन विस्फोटों की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। एनआईए से लेकर आईबी तक और एयरफोर्स से लेकर एनएसजी की टीमें धमाकों की जांच के लिए पहुंचती थी। जो शुरुआती जांच से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके तहत कोई आतंकी अंदर नहीं घुसा है, बल्कि ड्रोन के जरिए या किसी उड़ती हुई चीज के जरिए ये धमाका कराया गया है। अब वो उड़ती हुई चीज ड्रोन थी या कोई गुब्बारा था, इस पर जो है जांच चल रही है, या किसी और तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया था। इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। जम्मू के सतवारी पुलिस थाने में जो है आतंकवाद विरोधी जो कानून है उसके तहत, यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो चुका है। सभी सिक्योरिटी एजेंसियां जो है मौके वारदात पर मौजूद हैं। अभी तक की जांच में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो पाकिस्तान और उसके आतंकियों की साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। भारतीय वायुसेना की तरफ से जो बातें कही गई हैं, वो ये हैं कि ये विस्फोट ड्रोन अटैक के कारण हुआ। इसके संभावित टारगेट हेलीकॉप्टर थे जो पार्किंग एरिया में खड़े थे। इन धमाकों के सिलसिले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वायुसेना ने कहा है कि धमाकों में किसी भी इक्विपमेंट या एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। सूत्रों का कहना है कि भले ही धमाकों में ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन यह हमला जम्मू में किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश की तरफ इशारा जरूर करता है।
जम्मू शहर में भी जो है 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिनसे जो है असला गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है जम्मू शहर को दहलाने वाले थे, कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने वाले थे। तो साफ तौर पर एक बार फिर ये सामने आ रहा है कि आतंकी साजिश जो है यहाँ पर की गई थी, एयर स्टेशन को दहलाने की, जम्मू शहर को दहलाने की। ये काफी ज्यादा चिंताजनक और गंभीर इशू है। मेरे मुताबिक इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर बाय पाकिस्तान। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब दे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे पुलवामा और उरी के बाद दिया था। क्योंकि अगर इस माफिक की कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान एम्बोल्डन होगा और इसी माफिक की हरकत कर सकता है पठानकोट और अमृतसर एयरबेस के ऊपर या किसी दूसरे टारगेट के खिलाफ। यह अटैक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था या खुद पाकिस्तान ने करवाया? इन सवालों से पहले ये जानना जरूरी है कि ये धमाके ड्रोन से हुए या नहीं, और अगर ड्रोन से हुए तो कैसे। इन सवालों के जवाब एनआईए को तलाशने हैं, जिसको लेकर पहली थ्योरी ये है कि ड्रोन सीमा पार से भेजे गए। दूसरी थ्योरी ये है कि ड्रोन्स को जम्मू से ही ऑपरेट किया गया। जांच की एक तीसरी थ्योरी भी है, वो ये कि यह विस्फोटक गुब्बारे से गिराए गए। काफी चिंता का विषय है क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है जम्मू का वायुसेना स्टेशन, इसके साथ जो है जम्मू का हवाई अड्डा भी सटा हुआ है, काफी संवेदनशील इलाका है। तो इस नज़र से जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है काफी गंभीरता से इस पूरे विषय की जो है जांच कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग थे। जहां तक ड्रोन के ऑपरेशन का प्रश्न है कि ड्रोन कौन ऑपरेट कर रहा था और कहां से ऑपरेट कर रहा था, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जो सुरक्षा विशेषज्ञ है उनका कहना है कि काफ़ी कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इस ड्रोन को भेजा होगा, क्योंकि यहां से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो दूरी है सड़क मार्ग से वो 25 से 30 किलोमीटर है और हवाई दूरी यानी कि एरियल डिस्टेंस जो है 10 से 15 किलोमीटर है। और इतनी दूरी तक जो है ड्रोन को भेजा जाना जो है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस मामले की भी जांच जारी है। इन धमाकों की जांच सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़े टेरर अटैक की जांच के तौर पर कर रही हैं, क्योंकि धमाके छोटे थे लेकिन जिस जगह पर हुए वो भारतीय एयरफोर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर है। यहीं से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सैन्य आपूर्ति की जाती है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हेलीकॉप्टर्स के ठहरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जम्मू क्षेत्र में आपदा राहत के लिए ज्यादातर ऑपरेशन भी इसी बेस से संचालित किए जाते हैं। इस स्टेशन के टेक्निकल एरिया में विस्फोट होना अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि वहीं पर सारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर होते हैं। इस लिहाज से भी इस हमले को सिर्फ 2 धमाके के तौर पर देखा नहीं जा सकता और न ही इसे देखा जा रहा है। जम्मू में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर जो धमाका हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण बात अब तक सामने आई है, जिसके मुताबिक इन ड्रोन्स में सेफ चार्जेस का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब है वहां पर जो हेलीकॉप्टर और दूसरे महत्वपूर्ण साजो सामान रखा गया था उसको निश्चित टारगेट करके ये इन हमलों को अंजाम दिया गया। इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत साफ तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान सरहद से लगातार भारतीय सीमा में हथियार और विस्फोटक ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं। मतलब साफ है, आतंकियों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुनील भट्ट के साथ मजीद नेगी, दिल्ली, आज तक। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 विस्फोट हुए। अपने आप में सुरक्षा पर यह बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन अगर इस हमले में ड्रोन्स के इस्तेमाल की पुष्टि हो जाती है तो यह देश के सैन्य ठिकानों पर हुआ देश का पहला ड्रोन अटैक होगा। और अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो पहला शक सीधे जाता है पाकिस्तान पर, जो कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के लिए पहले से ही ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी साजिशों को भारतीय सेना ने कई बार नाकाम भी किया है। आइए आपको कुछ घटनाएं हम अब बताते हैं। पिछले ही महीने 14 मई को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद किए थे। पिछले साल 22 सितंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अखनूर सेक्टर में ड्रोन से डिलीवर किए गए हथियार बरामद किए। 18 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें एक रात पहले ही पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई मिली थी। 20 जून 2020 को बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया था और साथ ही हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए थे। 22 सितंबर 2019 को पंजाब में भी तरन तारण जिले में ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की साजिश को नाकाम किया गया था। इससे पहले
13 अगस्त 2019 को अमृतसर के गांव में पाकिस्तान का एक ड्रोन क्रैश होकर गिर गया था। ये सभी घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि जम्मू और पंजाब की बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को हथियार भेजने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। तो क्या जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला ड्रोन अटैक था? तो क्या यह पाकिस्तान का प्रायोजित हमला था? इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन शक लगातार है और यह शक पाकिस्तान पर ही है और गहराता जा रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के खिलाफ सबूत हैं जो साल 2019 से ही कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। सेना और बीएसएफ जम्मू के अलग अलग सेक्टर से अलग अलग वक्त पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के जरिए होने वाली हथियार सप्लाई को कई बार नाकाम कर चुके हैं। पाकिस्तान की ड्रोन वाली इस आतंकी साजिश को आज तक ने अपने कैमरों में कई बार रिकॉर्ड किया है। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ रची जा रही एक और आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कल देर रात को पुलिस को सूचना मिली कि अखनूर जो टाउन है, अखनूर जो कस्बा है, जो कि सीमावर्ती इलाका है, वहां पर कुछ ड्रोन जैसी आवाज सुनाई दी। उसके बाद पुलिस जो है उनकी टीमें कई इलाकों में छानबीन करने गई, साथ ही में सेना की भी टीमें गई और बाद में 2 कंसाइनमेंट मिले हैं हथियारों के, जो कि पुलिस का कहना है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने अखनूर में भेजे। आप देख सकते हैं कि 2 AK-47 राइफलें, 3 AK-47 जो है मैगजीनें हैं। तो क्या पाकिस्तान में बैठकर ही आतंकवादियों ने जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके के लिए ड्रोन्स भेजे? अगर ऐसा है तो फिर सवाल यह है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास ऐसे ड्रोन्स आए कहां से? आज तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पिछले साल ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने चीन से कुछ ड्रोन्स खरीदे थे। ये ड्रोन 20 किलो तक का पेलोड उठाने और 25 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम थे। इनकी खास बात यह भी थी कि इनसे एक टारगेट तय कर उस पर IED भी गिराया जा सकता था। यानी इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर में ड्रोन्स अटैक की साजिश रची हो। ड्रोन्स का इस्तेमाल ड्रग्स और हथियारों के लिए पाकिस्तान करने का प्रयास पहले भी कर चुका है, जिसे विफल कर दिया गया भारतीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा। लेकिन ये जो प्रयास है उसकी तरफ से इस तरीके के जो संकेत पाकिस्तान से दिए जा रहे हैं, हम आपको बता दें कि चीन से कुछ ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने हासिल किए हैं जो 20 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। 25 किलोमीटर की दूरी तक वो जा सकते हैं और पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशंस में सटीक जगह पर IED ड्रॉप करने की ट्रेनिंग दी गई थी। भारत में भले ही पहली बार ड्रोन अटैक की घटना हुई हो, लेकिन दुनिया में कई बार हमलों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा चुका है। यहां तक कि तालिबान से लेकर ISIS तक ड्रोन्स के जरिए धमाकों को अंजाम दे चुके हैं। अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक अमेरिकी सेना ड्रोन्स अटैक के जरिए कई बार आतंकवादियों को मार चुकी है। ड्रोन्स अटैक का एक फीचर यह भी है कि ये रडार हो या एंटी मिसाइल सिस्टम, इसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब ऐसे ड्रोन्स पर काम किया जा रहा है जिनके जरिए न सिर्फ बम गिराए जा सकते हैं बल्कि मिसाइलें तक फायर की जा सकती हैं। हमारे जो एरियल डिफेंस सिस्टम्स हैं और जो रडार्स हैं, इनकी जो तैनाती है, तो कुछ लो लेवल रडार्स की तैनाती IB सेक्टर में होनी चाहिए आगे की तरफ। एंड ख़ास तौर पे ये देखना चाहिए कि कहाँ से ये ड्रोन्स या एरियल प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में आ रहे हैं और इन फ्लाइट पाथ्स के माध्यम से और इनको जियो स्पेशियल लोकेशंस को निर्धारित करते हुए पाकिस्तान की जो इसमें कंप्लिसिटी है उसको उजागर करना चाहिए। आज ड्रोन अटैक का टारगेट सैन्य ठिकाना था। कल देश के बड़े बड़े बांध, पावर प्लांट्स और ब्रिज भी ड्रोन अटैक के खतरे के दायरे में आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर वाकई ये ड्रोन अटैक था तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अब और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। पाकिस्तान एकदम बौखलाया हुआ है, तो लगता है कि जो टेररिस्ट हैं उनके आका के ऊपर में चलते हैं,
उनका ये काम हो सकता है, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करें, अलर्ट रहें। जम्मू के एयरफोर्स बेस पर हुआ छोटा ड्रोन अटैक भविष्य के बड़े खतरे की आहट है, क्योंकि आज का ड्रोन अटैक आने वाले वक्त में किसी बड़े हमले की रिहर्सल भी हो सकता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना पैंतरा बदला है और इस बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हमें बताया गया है कि 2 आईईडीज हैं जिनका पेलोड है वो उतारा गया है एयरफोर्स स्टेशन पर और जिसकी वजह से धमाका हुआ है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो मिलिट्री एसेट्स हैं, एयरफोर्स स्टेशन हैं, इससे पहले हमने देखा है कि बॉर्डर में चाहे पंजाब के आसपास हो, जम्मू के आसपास हो, इस तरह के जो पेलोड है, वेपन्स हैं, वो ड्रॉप किए जा रहे हैं। इस बार जो हुआ है वो है ड्रोन अटैक। तो जाहिर सी बात है कई बार से कई सालों से इसका अंदेशा लगाया जा रहा है। हमने देखा है कि विदेश में भी ड्रोन अटैक्स इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह का हमला पहली बार किया है। मंजीत नेगी, कमलजीत संधू, श्वेता सिंह के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों की ड्रोन वाली साजिश काफी समय से चल रही है और यहां तक कि इस समय जब सीमा पर संघर्ष विराम चल रहा है तब भी ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरफ से हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई जारी है। इसका खुलासा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज तक को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किया था। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता ने उनसे बात की थी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सेना के साथ शीज फायर को लेकर, संघर्ष विराम को लेकर एक समझौता हुआ, उसको भी 4 महीने का वक्त हो गया है। आपको कोई बदलाव वहाँ पर नजर आया है क्या? पाकिस्तानी सेना और बाकी जो आतंकी संगठन उनके रुख को देखते हुए वहाँ पर किस तरह के हालात को कैसे आप देखते हैं? इस वक्त जो सीज फायर हुआ है उसमें हालात में तो सुधार आए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस पर उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि कुछ हद तक इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है, ये भी एक खतरा है। मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। तो सीज़ फायर में अगर सरहद पे सीज़ फायर हो रहा है तो हम तो ये चाहेंगे कि सरहद के साथ साथ हमारा जो हिंटरलैंड है, कश्मीर वैली है, वहाँ पे भी पूरी तरह से सीज़ फायर होना चाहिए और पाकिस्तान की ओर से कम कोई दखलंदाजी न हो। अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी तो हमारी फोर्सेज जो हैं वो काबिल हैं कि सिचुएशन को हम पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकें। अब जबकि बात ये लगभग सिद्ध हो गई है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ था, तो अब भारतीय सेना के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ड्रोन्स पहले से ही पाकिस्तान से आतंकवादियों को हथियार सप्लाई का एक जरिया बन चुके हैं और अब आतंकवादी हमले में ड्रोन्स का इस्तेमाल एक बड़ा सरदर्द सिद्ध हो सकता है। ड्रोन्स के द्वारा हमले की ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। जमीनी हमलों के मुकाबले ड्रोन्स हमलों को अंजाम देने में रिस्क काफी कम होता है। ड्रोन्स इसलिए भी चुनौती हैं क्योंकि ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये रडार की पकड़ में आने के चांस से भी कम रहते हैं। तो ऐसे में इस आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे भी आतंकवादी संगठन ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए भारत को अब अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था को ड्रोन्स अटैक को नाकाम करने और ज्यादा एडवांस करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना होगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार। मनोबल ऊंचा रहे तो समझो आधी जंग जीत ली गई और जब बात भारतीय सेना की हो तो जवानों के मनोबल के क्या कहने। एलएसी पर तैनात जाबाजों का जोश हाई रखने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे। सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ हैं। दौरे के पहले दिन राजनाथ सिंह ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। राजनाथ सिंह लद्दाख में सैन्य तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। राजनाथ सिंह का यह दौरा चीन को सीधा संदेश है कि हिंदुस्तान हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से
तैयार है। राजनाथ सिंह उस समय ले पहुंचे हैं जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध के समाधान के लिए नए दौर की कूटनीतिक बातचीत हुई है। लेकिन इस वार्ता के बीच चीन साजिशें भी रच रहा है। मतलब एक तरफ चीन बैठकें करता है, वहीं दूसरी तरफ LAC पर पुराने सैन्य पोजीशन पर लौटने को बिल्कुल भी चीन तैयार नहीं है। भारत माता का जय घोष रोमांच से भर देता है, रगों में जोश दौड़ने लगता है, वहीं दुश्मनों का दिल बैठता है। जब जब सेना के जवान ये उद्घोष करते हैं, तब तब सरहद पर बैठा दुश्मन दहशत में आ जाता है। जवानों का ये जोश तब दिखा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में उनके बीच थे। इसके साथ ही लेह में रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों से खास मुलाकात की, उनकी बातों को सुना, समझा और फिर भरोसा दिया कि जैसे उन्होंने देश का ध्यान रखा, ठीक वैसे ही सरकार भी उनका ख्याल रखेगी। आपके पास भले ही पोस्ट न हो, क्योंकि मैं इस हकीकत को जानता हूं, कुछ लोगों का स्ट्रेचर पोस्ट के कारण बड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रेचर पोस्ट के कारण नहीं बड़ा होता है, बल्कि उनकी डीड्स के कारण बड़ा होता है। 30-40 वर्षों से जो समस्या चली आ रही थी, वन रैंक वन पेंशन, जो हमारी मोदी की शिवरात्रि थी और एक कार्यक्रम ले जाकर मोदी जी ने उसकी घोषणा भी की। यदि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, हम आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया। रक्षा मंत्री ने न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाया, बल्कि उनका चीन के लिए संदेश भी साफ था, और वो ये कि चीन भारत सरकार के इरादों को लेकर किसी गलतफहमी में न रहे। रक्षा मंत्री ने आर्मी के टॉप जनरलों से रणनीति समझी, तैयारियों का जायजा लिया, चीन की स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट को जाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा गलवान की शहादत के 1 साल पूरा होने के बाद हो रहा है। रक्षा मंत्री जवानों से मिले, बैठकें हुई, रक्षा मंत्री ने तैयारियों को जाना और समझा, चीन की साजिशों और उसके दांव पेच पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले 2 दिन तक लेह में रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री ने सेना को पूरी छूट दी है। फरवरी में चीन LAC के पास कुछ इलाकों से पीछे तो हटा, लेकिन हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग में अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता। इस बीच पिछले ही सप्ताह पक्की खबर मिली कि चीन सरहद पर अपनी गतिविधियां फिर से बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन LAC के पास मिसाइलों को तैनात कर रहा है, जमीन से हवा में भारतीय विमानों को मार गिराने की अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। LAC के पास फाइटर प्लेन की भी तैनाती की गई। यानी एक तरफ चीन बातचीत का मंच खोले हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर अपनी फौजी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं। भारतीय सेना चीन की इस कथनी और करनी का अंतर समझती है। कि बातचीत का जरिया जारी है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, मिलिट्री लेवल पे हो। कोशिश यही की जा रही है कि सरहद पर पूरी तरह से पीस और ट्रैंक्विलिटी हो, और हमारी कोशिश तो यही है कि जो अप्रैल 2020 की जो पोजीशन थी, उस पे दोनों सेनाएं उस पर कायम हो जाएं। 2020 की जो लाइंस हमने मेंटेन की थी, उस पर लौट जाएं। मेरे ख्याल में अगर हम इस प्रक्रिया में शामिल सफल रहे, तो शायद पूरी हद तक वहाँ पे पीस और ट्रैंक्विलिटी। चीन परेशान है और भारतीय सेना ये जानती है कि आखिर चीन सरहद पर क्यों साजिश रच रहा है। दरअसल चीन भारत की उस सड़क से बहुत चिढ़ता है जो दरबुक को दौलत बेग ओल्डी से मिलाती है। 255 किलोमीटर की ये सड़क सामरिक महत्व की है। ये सड़क LAC पर कहीं भी किसी भी मौसम में सेना की पहुंच मुमकिन करेगी। जाहिर है इससे भारतीय सेना की सरहद के फॉरवर्ड पोस्ट पर पकड़ मजबूत होगी। 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने वाली इस सड़क का राजनाथ सिंह उद्घाटन करने वाले हैं। पिछले साल आज तक इस सड़क से रिपोर्ट करने वाला पहला चैनल था। साइन बोर्ड पर इस समय देख सकते हैं दौलत बेग ओल्डी यहाँ से 185 किलोमीटर दूर है। हम DSTBO रोड पर हैं। हमारे साथ एक दीपक इस पूरे टास्क फोर्स के कमांडर हैं। कर्नल साहब, कितना कठिन है यहाँ पर पहाड़ काट के सड़क बनाना
और उसको इस तरह से ब्लैक टॉप करना। ये जो है कार्य जो है इधर रोड बनाना, ब्लैक टॉप करना, इवन फॉर्मेशन काटना जो शुरू का है, ये काफी चैलेंजिंग है। जो हमारे ट्रुप्स है और हमारे जो लेबर फोर्स है उसके लिए टेक्निकल चैलेंज है। समझ गए होंगे आप चीन क्यों बेचैन है, साजिशें क्यों रच रहा है, क्यों गीदड़ भभकी देता है। चीन की रणनीति अपनी फौजी धमक से डराने की है। चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस साल 100 से ज्यादा बार मिलिट्री ड्रिल की है। इसका मकसद LAC के पास पहाड़ी इलाकों में सैन्य शक्ति का परीक्षण करना है। पहाड़ों पर युद्ध कैसे लड़ा जाए, कैसे चोटियों पर कब्जा जमाया जाए, भारी हथियारों को कैसे पहाड़ों पर तैनात किया जाए, लद्दाख इलाके में बिना दुश्मन की नजर में आए पोजीशन कैसे बदली जाए। चीन ने अपने सैन्य अभ्यास को पीक ऑफ द स्नोई रीजन 2021 का नाम दिया। PLA के लिए ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मॉक ड्रिल था। पिछले 6 महीने में चीन ने 100 मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं, कुछ LAC के ऊपर, कुछ 100-200 किलोमीटर पीछे और कुछ 1000 से 2000 किलोमीटर पीछे। और साथ ही साथ उसने अपने जमावड़े को भी बहुत बड़ा बना दिया है। एक्स्ट्रा यूनिट्स ले आया है, टैंक्स की, बख्तरबंद गाड़ियों की, एयर डिफेंस की, यहाँ तक के न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भी ले आया है और S-400 मिसाइल सिस्टम भी ले आया है। ऐसे में हिंदुस्तान को किसी प्रकार से चाइना को ट्रस्ट नहीं करना, अपनी विजिल को और मजबूत करना है। चीन ने पिछले 6 महीनों में तकरीबन 100 मिलिट्री ड्रिल तिब्बतन प्लाटो के ऊपर पूरे किए हैं। चीन लगातार भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है। इस बीच अपने सैनिकों का जायजा लेने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए रक्षा मंत्री जो है वहां पर खुद पहुंचे हैं। और जो चीन जिस प्रकार से डिसएंगेज होने में आनाकानी कर रहा है, ऐसे माहौल में रक्षा मंत्री का लेह का दौरा जो है बहुत मान्य रखता है। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, चीन साजिशों से बाज नहीं आएगा। उसकी जमीन हड़पने की भूख कम नहीं हो सकती। ऐसे में उसकी बदनीयती का जवाब यही है कि भारतीय सेना हर मुकाबले के लिए तैयार रहे, क्योंकि शांति के लिए सबसे जरूरी ताकतवर होना होता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ गौरव सावंत, आज तक। चीन की साजिशों और पैतरों को देखते हुए भारतीय सेना भी सीमा पर पूरी तरह से डटी हुई है, मुस्तैद। आज भी LAC के पास दोनों देशों ने 50-50 हजार सैन्य टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत का फोकस अपने सामरिक महत्व वाली पोजीशंस पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने का है। उधर चीन सैन्य अभ्यास करके डराने और धौंस दिखाने की बचकानी हरकतें लगातार कर रहा है। लेह के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने लद्दाख के चुने हुए सांसदों और विधायकों से भी इस बीच मुलाकात की है और इस बैठक में करगिल, लेह और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के प्रतिनिधि शामिल हुए। राजनाथ सिंह के सामने प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने की बात कही। तो दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात करगिल और लद्दाख की पार्टियों के नेताओं ने भी केंद्र सरकार से मुलाकात करने की पुष्टि कर दी है। इसके तहत 1 जुलाई को करगिल और लद्दाख के नेताओं को दिल्ली आमंत्रित किया गया है। सरकार ने अलग अलग राजनीतिक दलों को न्योता भेजा। बैठक के बारे में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पुष्टि की कि उसे न्योता मिल चुका है और हम सब जाएंगे। हमारे कुल 11 मेंबर है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, और जाके जो अपना एजेंडा है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के सामने रखेंगे। उन एजेंडा में हमारे मेन 2 एजेंडा है। पहला ये है कि प्री-5 वाले अगस्त वाले पोजीशन को जो है जम्मू एंड कश्मीर का रेस्टोर करें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडियस है, उसमें टाइम लग सकता है। तो इन द मीन टाइम जो है हम ये डिमांड करेंगे कि लद्दाख को जो एक फुल फ्लेज्ड जो स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो लद्दाख के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति की आइए बात करते हैं। महाराष्ट्र में करोड़ों की वसूली के खेल में फंसे अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने यह गुत्थी सुलझा ली है कि सचिन वाजे के द्वारा कैसे वसूली कांड चल रहा था। आप भी करोड़ों की इस हेराफेरी का पूरा काला चिट्ठा देखिए। पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर वसूली का आरोप। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप।
महाराष्ट्र की 100 करोड़ी कांड की परतें उधड़नी शुरू हो गई हैं। सच के अध्याय खुलने लगे हैं। वसूली कांड की जांच में ईडी की टीम ने नोटों की चेन को पकड़ते पकड़ते महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिकंजा कस दिया। आरोप है कि देशमुख से संबंध रखने वाले एनजीओ को निजी कंपनियों ने भारी भरकम रकम ट्रांसफर की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनका परिवार साई शिक्षण संस्थान नामक एक एनजीओ चलाता है। जब ईडी ने पूछताछ की तो पता चला कि पिछले महीनों में इस एनजीओ को 4 करोड़ से ज्यादा रुपए का डोनेशन मिला है। जब इन डोनेशन देने वालों की कुंडली निकाली गई तो पूरा सच सामने आ गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में बताया है कि 4 कंपनियों ने देशमुख की एनजीओ को डोनेशन दिया था। चारों कंपनियां दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। ईडी ने जांच की तो पता चला कि चारों शेल कंपनियां हैं, यानी इनका कोई टर्नओवर नहीं है, सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। 17 और 23 जून को ईडी ने कंपनी के मालिकों से पूछताछ की। मालिकों के मुताबिक डोनेशन के लिए नागपुर से एक शख्स ने इनसे संपर्क किया था। आरोप है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री खुल्लम खुल्ला वसूली रैकेट चला रहे थे और सरकार में किसी को भनक तक नहीं थी। दूसरी तरफ पैसे लूटने और पचाने का तरीका इतना सीधा कि जांच सिर्फ शुरू करने की जरूरत थी। सारे सबूत जैसे खुद ब खुद सामने आने के लिए इंतजार बैठे थे। कड़ियां जुड़नी शुरू हुई तो सीधे देशमुख कटघरे में खड़े हो गए। आरोप है कि कंपनियों को हवाला के जरिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए कैश मिले। कंपनी मालिकों के मुताबिक ये पैसा अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश ने भेजा था। ऋषिकेश को ये रकम पिता अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे से मिली थी और कुंदन शिंदे को 4 करोड़ 70 लाख रुपए देने की बात निलंबित इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने मान ली है। वाजे के मुताबिक ये पैसा उसने मुंबई के पब और बार मालिकों से वसूला था। सचिन वाजे पहले ही कबूल कर चुका है कि उसे बार और पब से पैसे कलेक्शन का टारगेट दिया गया था। परमबीर सिंह ने भी इस चीज का जिक्र अपने लेटर में किया था और इस वसूली का सरगना उसने तत्कालीन गृह मंत्री को बताया था। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में नंबर 1 का जिक्र किया है। ये नंबर 1 सचिन वाजे का गढ़ा हुआ कोड है। वाजे जब पब और बार मालिकों से पैसे वसूलता था तो उन्हें यही कहता था कि ये पैसा नंबर 1 के पास जाना है। हर राज्य की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है तो फिर नंबर 1 भी गृह मंत्रालय का मुखिया ही हो सकता है। वसूली कांड में ईडी की टीम ने शनिवार को अनिल देशमुख को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। अगली तारीख मंगलवार की है। अब इस मामले पर जोरदार सियासत हो रही है। वादे वसूली गैंग मामले में वादे के 100 करोड़ के कलेक्शन में संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे ये अनिल देशमुख की सहायता करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए। इसके कारण दोनों की कल देर रात गिरफ्तारी हुई। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में अनिल देशमुख भी गिरफ्तार होंगे। दबाव में लाके उनके ऊपर हर तरीके का फर्जी केसेस करके उनको पूरी तरह से चुप बिठाने का, उनका बदनामी करने का, उस राज्य में जो सरकार है उसकी बदनामी करने का और उसके लिए ये तीनों डिपार्टमेंट का प्रयोग करके ये सब काम करने का, ये उसका ही तरीका है। जो अनिल देशमुख जी के ऊपर ईडी और इसका सब समन्स और ये सब हो रहा है, ये बाकी कुछ नहीं, ये गंदी राजनीति का और एक पाठ बीजेपी महाराष्ट्र में पढ़ा रही है। एनसीपी देशमुख को क्लीन चिट दे चुकी है। उद्धव खामोश हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में वसूली के इस खेल में अनिल देशमुख आखिरी खिलाड़ी हैं या फिर वो भी सिर्फ एक मोहरा है। मुंबई से विद्या, मुस्तफा शेख, दिवेश सिंह और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।